Hello student, welcome to my YouTube channel Math Tutoring Adda. So this video is regarding to give the solution of CBSE class 10th Mathematics 2025 board paper solution with explanation. ठीक है, so इसका पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है जिसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी के सॉल्यूशन हमने डिस्कस करे थे. ठीक है, आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी और अपने आंसर्स की इसको मैच कर लिया होगा. आई होप आपके सारे आंसर्स सही हों. ठीक है, नहीं भी हो तो टेंशन नहीं लेना है. ठीक है, ये वीडियो बस हमारी परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए, एनालाइज करने के लिए है कि हमें किस हद तक मेहनत करनी है अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए. ठीक है, डोंट बी नेगेटिव एंड डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट. अगर सारे क्वेश्चन सही हो भी जाएं तो ऐसा नहीं कि हाँ भाई मेरे तो सब सही हो गए. ठीक है, ये बात मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैंने पहले भी समझाई थी. सो ठीक है, टेक इट फॉर द एनालाइज पर्पस. इससे देखो कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और अपने नंबर को एनालाइज करो और आगे वाले एग्ज़ाम में मेहनत करो. ठीक है, सो आज हम सेक्शन सी, डी और ई तीनों सेक्शन कवर करने वाले हैं. ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस. तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे. 40 से 45 मिनट की ये वीडियो रहने वाली होगी, तो वीडियो थोड़ा लंबा है. जो बच्चे देखना चाहते हैं अपना सॉल्यूशन कि हाँ मैंने गलत किया तो कहाँ किया, सही किया तो कहाँ किया, तो वो पूरी वीडियो देख सकते हैं. अदरवाइज़ आप लोग स्किप कर करके भी देख सकते हो, सिर्फ आंसर कीज. ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन डी से. ठीक है, सेक्शन डी 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं ना, पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं, फिर सेक्शन सी करेंगे, फिर सेक्शन ई करेंगे, केस स्टडी बेस वाला. तो स्क्रीन आपको दिख रही है. सेक्शन डी में मेरे पास ये एक सेट है. अगर किसी को लगता है सर मेरे सेट के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर दीजिए तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो मैं आपका सेट भी सॉल्व कर दूंगा 100%. ठीक है, चलो अब सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन है. द पैरामीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 32 सेंटीमीटर इफ ईच इक्वल साइड इज 5/6 ऑफ द बेस. फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. कर दिया होगा सबने, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, ये इजी क्वेश्चन है. ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन में, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है. तो चलो ये सबसे पहले, नहीं इतना ज़्यादा थिक नहीं चाहिए मार्कर. देखो सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं रफली. ठीक है, थोड़ा मैं जल्दी करूँगा, अदरवाइज़ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी. तो आप लोग बस अपना प्रोसेस, कॉन्सेप्ट मिला लेना और अपना आंसर मिला लेना, ये दो चीज़ें सही होनी चाहिए. अगर ये सही है तो आंसर तो सही आएगा ही. अब क्या गिवन है आपको, पैरामीटर दे रखा है इस ट्रायंगल का. पैरामीटर मतलब तीनों साइड का समेशन, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है, मतलब दो साइड्स तो इक्वल होनी है. तो मैं मान लेता हूँ कि जो ए बी की लेंथ है वो एक्स है और ए सी की लेंथ है वो भी एक्स हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल हैं, और बी सी की लेंथ में वाई ले लेता हूँ. तो इस ट्रायंगल का पैरामीटर क्या हो जाएगा, 2x + y. ठीक है जी, जिसकी वैल्यू क्या दी है आपको क्वेश्चन में, 32. तो 32 इज इक्वल टू 2x + y. तो इसको हम लोग अभी फर्स्ट इक्वेशन लेके चलते हैं. ठीक है जी, फर्स्ट इक्वेशन हम लोग इसको अभी लेकर चलेंगे. और क्या दिया है, इफ ईच इक्वल साइड इज 5/6 ऑफ द बेस. मतलब ये जो x की वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, 5/6 ऑफ द बेस. 5/6 ऑफ द बेस मतलब y के इक्वल दी हुई है, 5/6 इंटू वाई. तो बस अब इस x की वैल्यू आपको क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर 1 में लगाना है. यूज इन इक्वेशन नंबर 1. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 32 इज इक्वल टू 2 इंटू, अब x की जगह क्या लगा दोगे, 5/6 इंटू वाई प्लस वाई. ठीक है, नेक्स्ट क्या बनेगा, ये बन जाएगा 32 इज इक्वल टू 5/3y प्लस वाई. तो ये बन जाएगा 8y/3. 8 1 जा 8 4 जा, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, 12. y की लेंथ 12 आ गई. अब इसको दोबारा से ज़रा इस इक्वेशन में लगा दो, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा. x क्या दिया हुआ था, x गिवन था आपको 5/6 इंटू वाई. वाई इज़ 12. तो 6 1 जा 6 2 जा, ये आपकी आ गई 10. तो यहाँ से x आपकी 10 हो जाएगी और y आपकी 12 हो जाएगी. अब ट्रायंगल की साइड्स तो मिल गई, पर ये थोड़ी निकालना है हमें तो एरिया निकालना है ना ट्रायंगल का. एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ही तो निकालना है. एरिया देखो कैसे निकलेगा, x और y आ गया ना आपका, x 10 y 12 आ गया है. ठीक है, तो
ये तो 12 आ गई है, ये वाली BC लेंथ 12 आ गई है, और ये जो AC है ये 10 आ गई है। ठीक है, अब या तो आप वही अपने बच्चों वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं जो आपने 9th क्लास में सीखा था, हेरॉन्स फॉर्मूला, कि सेमी पैरामीटर निकालो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करके, फिर एरिया निकालो अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। बहुत लेंथी प्रोसेस है। ठीक है, उससे बढ़िया है कि 10th क्लास में आ गए हो, ज्योमेट्री सीखी होगी, कंस्ट्रक्शन सीखा होगा, डायरेक्ट ए से लो, एक परपेंडिकुलर मार दो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस BC पर। ठीक है, और यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लो Q। ठीक है, कोई भी एक पॉइंट ले लो Q। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो जो QC की लेंथ हो जाएगी, ध्यान से देखना, जो QC की लेंथ हो जाएगी वो हाफ हो जाएगी BC के, क्योंकि बाइसेक्टर है, तो QC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। ठीक है, सिर्फ इतनी लेंथ की बात कर रहा हूं मैं, ये इतनी लेंथ, ये 6 हो जाएगी। और ये हमको 10 पता है, ये हमको 10 पता है, और ये 90 डिग्री एंगल है, तो पाइथागोरस लगा के मैं ये निकाल सकता हूं, AQ निकाल सकते हैं ना। हाइपोटेनस क्या है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर माइनस दिस QC का स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर इज 100, 10 स्क्वायर इज 100 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 प्लस जो हमको ये लेंथ चाहिए, ये AQ। ये मैं क्यों निकाल रहा हूँ AQ, क्योंकि ये ट्रायंगल की हाइट है, फॉर्मूले में यूज होनी है। ठीक है, ये हो जाएगी AQ स्क्वायर के इक्वल, तो AQ की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 100 माइनस 36, ये हो जाएगा 64, उस पर अंडर रूट, तो 8 हो जाएगी AQ की लेंथ। AQ क्या है, हाइट ऑफ द ट्रायंगल है, क्या है, हाइट ऑफ द ट्रायंगल। बस हाइट पता है, बेस पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस हमने AQ अभी निकाला है, इंटू, और आपकी सॉरी ये हाइट है, हाइट हमने AQ अभी निकाला है, और बेस कितना दे रखा है ट्रायंगल का, BC, जो कि 12 है, इंटू BC। लगा दो 1/2, AQ 8, BC 12, 2 1 जा 2 4 जा। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से एरिया आपका कितना आ जाएगा, एरिया आपका आ जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन तो सबने कर ही दिया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इजी था क्वेश्चन, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं था। कॉपी पेन पेस्ट। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। ये क्वेश्चन है हमारा AP का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड द सेवन टर्म ऑफ एन AP इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द AP। अब कुछ बच्चों ने ये कर दिया होगा, कुछ बच्चों ने इसका सेकंड वाला पार्ट कर दिया होगा। ठीक है, मैं आपको दोनों ही करके बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हर बच्चे की मेंटेलिटी अलग होती है, कुछ को पहला वाला इजी लगा होगा, कुछ को दूसरा वाला इजी लगा होगा। तो पहले ए वाला पार्ट करते हैं। सम ऑफ द थर्ड एंड सेवन टर्म ऑफ एन AP इज 6। ठीक है, उनका प्रोडक्ट है 8। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, देखो, थर्ड टर्म का सम और सेवेंथ टर्म का सम कितना दिया है, 6 दिया है, और इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना दिया है, वो 8 दिया है। यही ना क्वेश्चन, सम है इनका 6 थर्ड और सेवेंथ टर्म का, और प्रोडक्ट है 8। तो सम बताओ फर्स्ट 16 टर्म का, यानी कि S16 आपको निकालना है। ठीक है, देखो दो इक्वेशन बन जाएंगी इनसे। ठीक है, कैसे बनेंगी, पहली इक्वेशन यहाँ से बनेगी, A3 की वैल्यू क्या होती है, AN का फॉर्मूला लगाओगे A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो वहां से मिल जाएगा आपको A प्लस 2D। ठीक है, ये इसकी जगह लिख रहा हूं मैं इधर, प्लस A7 की जगह क्या लिखोगे, A प्लस 6D इज इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा आपका 2A प्लस 8D इज इक्वल टू 6, और यहाँ से A प्लस 4D इज इक्वल टू 3। ठीक है जी,
इतना आपने कर दिया होगा। अब ये a3 डॉट a7 इज इक्वल टू 8, तो a3 को लिख सकता हूँ a प्लस 2d डॉट a प्लस 6d इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब इस वाली इक्वेशन को यूज करो, इसमें a की जगह लिख दो 3 माइनस 4d। ठीक है ना, इस इक्वेशन को यूज करते हुए डॉट 3 माइनस 4d। देखो, दो वेरिएबल हो और दो ही इक्वेशन हो ना, तो टेंशन की कोई बात नहीं होती, फिर तो अपना सॉल्यूशन आ ही जाना है। अगर आपके कैलकुलेशन एरर आप नहीं करके आए हो फिर तो आप निकाल ही दोगे। ये हो जाएगा 3 माइनस 2d, और ये क्या बनेगा 3 प्लस 2d इज इक्वल टू 8। अब ये a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, ये a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया ना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 2d स्क्वायर इज 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से 4d स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 माइनस 8 इज 1, और यहाँ से d स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 1/4, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 1/2। सिर्फ प्लस 1/2 लेने वालों को आधे नंबर मिलेंगे, जिन्होंने प्लस माइनस दोनों लिया है उनको ही पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, दो केसेस बन रहे हैं तो दोनों को सॉल्व करना है, इसके दो आंसर आएंगे। अब 5 नंबर में आपको इतना सिंपल क्वेश्चन थोड़ी मिल जाएगा। डी की वैल्यू क्या है प्लस माइनस 1/2 है, बस इसको दोबारा लगा दो इक्वेशन में। इक्वेशन क्या थी a प्लस 4d इज इक्वल टू 3, a प्लस 4d इज इक्वल टू 3। अब a की भी दो वैल्यू आएंगी, a प्लस 4d इज इक्वल टू 3। तो हम ऐसा करते हैं बेटा, पहले इसका फर्स्ट केस ले लेते हैं। चलो पहले a की वैल्यू निकालो, a यहाँ से हो जाएगा आपका 3 माइनस 4d। अब फर्स्ट केस में d की वैल्यू एक बार प्लस लेके देख लेंगे, एक बार माइनस लेके देख लेंगे। तो प्लस लेते हो तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 इज 1। तो एक केस तो हो गया जब a की वैल्यू 1 है और d की वैल्यू प्लस 1/2 है, और एक केस क्या हो जाएगा जब d की वैल्यू माइनस 1/2 है और इसमें लगाओगे इक्वेशन में तो हो जाएगा 3 प्लस 1 4, a की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, दोनों ही केसेस को लेके सम ऑफ 16 टर्म्स हमको निकालना है, इसमें निकाल दो। तो जब यहाँ लगाओगे s16 तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला। तो n/2 16 टर्म्स है तो 16/2 इज 8 अपॉन 2 इंटू ए, अभी मैं a को 1 लेके चल रहा हूँ, प्लस n माइनस 1 16 माइनस 1 यानी 15 इंटू डी, और d कितना है 1/2। ठीक है जी, ये वाला केस लिया है मैंने। तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करना फर्दर, 2 एलसीएम लेके ये हो जाएगा 4 प्लस 15 19/2, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 4 जा 4 9 जा 36 4 76। ठीक है, तो एक तो आंसर आएगा इसका 76। अब एक ले लो, ये d को ले लो माइनस 1/2 और a को ले लो 4। तो इसका सम ऑफ 16 टर्म कितना निकलेगा 8 बाहर ले लो, 2 इंटू ए कितना लेना है 4 लेना है, प्लस n माइनस 1 यानी 15 इंटू डी। अब d यहाँ पे कितना है माइनस 1/2 है। ठीक है, ये मैं आपको सॉल्व करके भी इसलिए दिखा रहा हूँ कि थोड़ा आपको पता लग जाएगा कि हाँ हमने कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं किया है। 2 यहाँ से एलसीएम लोगे तो 2 4 जा 8 8 2 जा 16 माइनस 15/2। ठीक है, गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने। ये आपका a4 है, ठीक है, 2 इंटू 4 2a प्लस n माइनस 1। ठीक है, 16 इंटू डी इज माइनस 1/2। ठीक है, डी को माइनस ले लिया, 2 यहाँ से एलसीएम लिया, 8 2 जा 16। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 16 माइनस 15 इज 1 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो एक आंसर ये हो जाएगा। तो 4 और क्या बना ऊपर 4 और 76। ठीक है, तो ये इसके आंसर हो जाएंगे, s16 इज इक्वल टू 4 और 76। ठीक है जी, ये आंसर हो जाएंगे कौन से क्वेश्चन के, ये आपके आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 33 के।
32 में हमारा एरिया कितना आया था 48 सेंटीमीटर स्क्वायर 32 क्वेश्चन में ट्रायंगल वाले में, और 33 में हमारा आंसर आ गया 76 और 4। ठीक है जी। अब इसका और वाला पार्ट करके देख लेते हैं एक बार। देखो और वाला पार्ट क्या है। द मिनिमम एज ऑफ चिल्ड्रन एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन अ पेंटिंग कॉम्पिटिशन इज 8 ईयर्स। ठीक है, किसी पेंटिंग कॉम्पिटिशन में बच्चों की जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 8 साल होनी चाहिए। 8 साल मिनिमम होनी चाहिए, 8 से ऊपर हो तो चलेगा। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द एज ऑफ द यंगेस्ट बॉय वाज 8 ईयर्स। जो सबसे कम एज का लड़का था वो 8 साल का था जिसने कंपटीशन में पार्टिसिपेशन लिया है, पहला बच्चा था वो। एंड द एजेस ऑफ द पार्टिसिपेंट्स व्हेन सीटेड इन ऑर्डर ऑफ एज हैव अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 4 मंथ्स। ठीक है, मतलब सबसे जवान बच्चा सबसे पहले बिठाया है, सबसे छोटा बच्चा। अब उसके बाद जो और एक के बाद एक पार्टिसिपेंट्स बिठाए गए हैं इन सच अ वे दैट वो इस तरह से बैठे हैं कि हर एक की एज में 4 महीने की डिफरेंस है, 4 महीने की एज का डिफरेंस है। मतलब पहला बच्चा अगर 8 साल का बैठा दिया उन्होंने तो दूसरा बच्चा 8 साल 4 महीने का, तीसरा बच्चा 8 साल 8 महीने का, इस तरह से। और कह रहे हैं कि सारे पार्टिसिपेंट्स की जो एज है वो 168 ईयर्स है सबकी मिला के। फाइंड द एज ऑफ द एल्डेस्ट पार्टिसिपेंट। एल्डेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा एज वाला पर्सन की जो एज है वो क्या होगी। ये भी एपी का क्वेश्चन है ये। देखो कैसे होगा। क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया, अब मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ स्क्रीन से। अब आप सॉल्यूशन देखो। देखो सबसे पहला बच्चा अगर 8 साल का है तो दूसरा बच्चा कितने का होगा, 8 साल 4 महीने का होगा। अब ये महीने में दिया हुआ है तो इसको पॉइंट में कैसे लिखोगे, पॉइंट में लिखोगे तो कॉम्प्लिकेट होगा। अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे कोई पहला पार्टिसिपेंट बिठाया गया P1, फिर उसकी एज में और पार्टिसिपेंट 2 की एज में 4 महीने का फ़र्क है, P2 फिर P3 डॉट 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 करके कुछ n पार्टिसिपेंट्स बिठाए गए हैं। क्वेश्चन में बोला है कि इन सब की एज अगर मिला दूं तो मेरे को 168 ईयर्स मिलती है। और जो PN है वो है सबसे एल्डेस्ट पार्टिसिपेंट, सबसे ज़्यादा एज वाला। जब यहाँ से प्लस होता चला जा रहा है 4-4 महीना तो यहाँ पर जाके सबसे एल्डेस्ट पर्सन की एज मुझे मिलेगी, तो उसकी एज क्या होगी। ये क्वेश्चन AP का है, ये एक AP बन रही है 4-4 महीने के गैप में। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका देखो क्या होगा। पहले बच्चे की एज आप दिखाओगे 8 साल, यंगेस्ट बॉय उन्होंने बोला है, लेकिन 8 साल में नहीं, उसको मंथ्स में दिखाओगे क्योंकि इंक्रीमेंट मंथ्स में हो रहा है। तो जब मंथ्स में होता है तो हम मंथ्स में कन्वर्ट करते हैं। तो 8 साल में कितने महीने होंगे, 96 मंथ्स, 8 × 12। अब दूसरा पार्टिसिपेंट कितने मंथ्स ज़्यादा बड़ा होगा इससे, 4 महीने ज़्यादा बड़ा होगा तो 100। उसके बाद 104 डॉट 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 करके, हमें नहीं पता कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, हमें इसकी एज निकालनी है। ठीक है, तो चलिए इसका मतलब फर्स्ट टर्म कितना हो गया 96, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 4, सम ऑफ n टर्म्स कितना दे रखा है 168। तो लगा देते हैं फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला, n/2 2a + n-1 × d। अब ये तो 168 गिवन है, इस 2 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो। n हमें नहीं पता, फर्स्ट टर्म कितना है 96, फर्स्ट टर्म कितना है 96। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो 2 × 96 + n-1 × 4। ठीक है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या मिल जाएगा, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 113। ठीक है, अब इसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको सॉल्व करना है इसको। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 119 + 4n - 4, तो ये बन जाएगा आपका 336 = n। ये बचेगा 188 + 4n, इसको मल्टीप्लाई कर देना, 188 × n + 4n स्क्वायर = 336। थोड़ा सा इसको ज़रा सॉल्व करो। 4 1 जा 4, 4 जा 16, 28 4 7 जा 4 8 जा 32 और कितना अच्छा 4 4 जा 16।
तो ये बन जाएगा n स्क्वायर प्लस 47n माइनस 84 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेना, n1 कॉमा n2 माइनस 47 प्लस माइनस अंडर रूट 47 स्क्वायर माइनस 4ac। तो 47 का जब आप स्क्वायर करोगे ये बनेगा 2209। 4ac इसका निकालोगे 4 इंटू 84, ये आ जाएगा। कुछ गड़बड़ कर दी क्या? ये हमने फॉर्मूला लगा दिया 2 इंटू ए 168 ईयर्स टोटल एज। हाँ देखो एक गलती कर दी ना, जब 168 हम लोग ईयर ले रहे हैं, देखो इधर कन्वर्जन यहां भी करना पड़ेगा ना। देखो 168 ईयर्स है, अब हमने क्या लिया है अपना एपी मंथ्स में लिया है, तो ईयर में करने के लिए इसको क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई, मतलब मंथ्स में करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब करो इसको सॉल्व, ये आपका कितना बनेगा, ये बन जाएगा आपका 24 इंटू 168 इज इक्वल टू n टाइम्स 2 6 12 119 प्लस 4n माइनस 4। इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, 168 इज इक्वल टू n इंटू 188 प्लस 4n। ये बन जाएगा 188n प्लस 4n स्क्वायर 24 इंटू 168। 20 मिनट ऑलरेडी हो गए, वीडियो लंबा बहुत हो जाता है, कोई नहीं। अब 4 1 जा 4 4 जा 16 17 80 4 7 जा 28 4 6 जा, ठीक है। अब इसको सॉर्ट करके लिख लो, तो ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर प्लस 47n माइनस अब 168 इंटू 6, ये हो जाएगा 1008 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जब आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे तो n1 कॉमा n2 आपकी दो वैल्यूज आ जाएंगी, वो क्या आएंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। वो आपकी आ जाएंगी बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 47 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1008, जब आप इसका अंडर रूट लोगे ये आएगा 79, तो ये बनेगा माइनस 47 प्लस 79 अपॉन 2 इंटू ए, हो जाएगा 2, ठीक है जी। अब मैं ये माइनस वाला नहीं ले रहा हूँ, नेगलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव में नहीं होंगी, सिर्फ पॉजिटिव वाला ले रहा हूँ। तो ये आपका बनेगा 32/2 16, ये आपका 16 आ जाएगा, यहाँ से आपका n आ जाएगा 16, तो नंबर ऑफ टर्म्स 16 है। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हो जाएंगे 16 पार्टिसिपेंट्स। और पूछा क्या है, सबसे एल्डेस्ट पार्टिसिपेंट की एज बताओ, सबसे एल्डेस्ट यानी कि सबसे आखिरी वाला, तो यानी कि A16 पूछ रहा है वो आपसे। A16 क्या हो जाएगा A प्लस 15D, फर्स्ट पर्सन की एज क्या थी 8 ईयर्स, और 8 ईयर्स इंटू मंथ्स इज व्हाट, मंथ्स में कितनी हो जाएगी 96 प्लस 15 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 96 प्लस 60 और ये हो जाएगा 156 मंथ्स। अब 156 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ जाएगा, क्योंकि हमें तो ईयर में ही आंसर देना है ना, सॉल्व हम भले ही मंथ्स में कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 12 ईयर्स, ये आएगा आपका 13। इतना भी एल्डेस्ट नहीं है जितना हम सोच रहे थे, बस 13 ही साल का है, ठीक है। तो ये 13 ईयर्स का एल्डेस्ट एज उसकी हो जाएगी। तो जिसका ये आंसर आया है उसका सॉल्यूशन 110% बिल्कुल सही है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओहो ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन आ गया। इन द गिवन फिगर PA QB RC आर परपेंडिकुलर टू AC if PA is equal to X units, QB is equal to Y units and RC is equal to Z units, prove that 1 upon X plus 1 upon Z is equal to 1 upon Y। कुछ बच्चे तो देख के इसको सोच रहे हैं क्या है ये 1 1 अपॉन क्या करके पूछ लिया है ना। नीचे वाला क्वेश्चन क्या है, साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू दिस, शो दैट दिस, ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन ठीक है। चलिए
पहले ऊपर वाला सॉल्व करते हैं, फिर नीचे वाला करेंगे। इसकी एक बार फिगर बना लेते हैं बेटा, है ना, रफली, तो थोड़ा समझ में भी आएगा मैं कर क्या रहा हूँ। नहीं तो आप कहोगे सर आप तो हवाबाजी कर रहे हो। ठीक है, इसको हमने यहाँ लिखा, इसको हमने ऐसे लगाया। ठीक है, कुछ कुछ ऐसी है ना। अब बहुत अच्छी ज्योमेट्री नहीं है मेरी, पर ये है कि काम चल जाएगा। ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा आपका बेटा B, C पॉइंट, दिस इज Z, R, और ये क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा। ठीक है, हो गया फिगर का काम, इतना ही है ना। बोला क्या, अच्छा परपेंडिकुलर हैं, PA, QB, BC, ये तीनों परपेंडिकुलर भी दिए हैं। ठीक है, चलो हो जाएगा अपना काम। अब देखो, ये परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं ये यहाँ पर। ये चीज़ याद रखते हुए काम करना है। प्रूफ क्या करना है, देखो 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/y होगा। ठीक है, अच्छा जी, तो चलिए करते हैं। देखो कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आए ना, तो आपके अप्रोच ये होना चाहिए कि ज्योमेट्री का क्वेश्चन है तो उन ट्रायंगल्स को सेलेक्ट करो जिसमें ये एक्स वाई जेड आ रहे हैं, उन ट्रायंगल्स को सिमिलर करने की कोशिश करो, कुछ कुछ रेशियो का बनाओ, प्रोपोर्शनलिटी में लेकर आओ अपनी इक्वेशन, तो आपका प्रूफ अपने आप आ जाएगा। ठीक है, देख के एकदम हड़बड़ाया मत करो कि अरे ये क्या है, ये क्या वन वन पूछ लिया है। ठीक है, डरना नहीं है, देखना है कि क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट से पूछा है, उस कॉन्सेप्ट पे जोर लगाओ। तो चलो अब देखो, सबसे पहले क्या करो, इधर वाले ट्रायंगल में आ जाओ। इन triangle ARC and triangle AQB, समझे भैया कौन सा ट्रायंगल कह रहा हूं मैं, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल छोटा वाला, छोटे मियाँ बड़े मियाँ दोनों को देख लो जरा ध्यान से। ठीक है, अब आप देखोगे इसमें तो जो एंगल A है वो दोनों में ही कॉमन है। ठीक है जी, तो इसको लिख देंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन, और एंगल ABQ, एंगल ABQ इक्वल होगा किसके, एंगल ACR के, दोनों ही 90 डिग्री हैं। तो इसका मतलब कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। तो अब ये सिमिलर हो गए तो इसमें प्रोपोर्शनैलिटी साइड का रेशियो लगा सकते हैं हम लोग। क्या लगाएंगे बेटा, देखो QB अपॉन RC इज इक्वल टू AB अपॉन AC। ठीक है जी, अब इसमें वैल्यू जब सब्सटीट्यूट करोगे, QB क्या है, Y है, RC क्या है, Z है, इन दोनों की वैल्यू किसके इक्वल है, AB अपॉन AC के। ठीक है, इसको फर्स्ट रिलेशन बना के छोड़ दो। ठीक है, दूसरा रिलेशन और बनवाते हैं। देखो अब ये वाले छोटे मियाँ बड़े मियाँ देख लिए थे, अब ये वाले छोटे मियाँ बड़े मियाँ देखो, ये वाले और ये वाले, इनको देखो ज़रा ध्यान से। ठीक है, इसमें एंगल C जो है वो कॉमन रहेगा दोनों में, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 रहेगा दोनों में, तो ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें भी साइड प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, कैसे, QB अपॉन AP, QB अपॉन AP इज इक्वल टू BC अपॉन AC। QB कितना है Y, AP कितना है X, इक्वल टू BC अपॉन AC। ठीक है जी, लो जी एक रिलेशन ये मिल गया। अब प्रूफ में देखोगे ना अगर आप, तो ऐड किया हुआ है इन्होंने कुछ कुछ, ये ऐड करके बताया हुआ है, प्रूफ करके लाओ ये, तो हम भी ऐड ही करके देख लेते हैं। इन दोनों रिलेशन को ऐड कर दो, इसको और इसको दोनों को ऐड कर दो, कुछ तो मिलेगा। ये बनेगा आपका y अपॉन एक्स जब लेफ्ट साइड लोगे, प्लस y अपॉन जेड इक्वल टू मिलेगा BC अपॉन AC प्लस AB अपॉन AC। ठीक है, अब y यहाँ से कॉमन ले लो ऊपर, अंदर क्या बचेगा, 1/x प्लस 1/z
इज इक्वल टू, यहाँ ए सी नीचे एलसीएम ले लो, ऊपर क्या बन जाएगा बी सी प्लस ए बी। अब बी सी और ए बी मिला के क्या बना रहे हैं, बी सी और ए बी मिला के बना रहे हैं ए सी, ठीक है, ये बनाएंगे ए सी बना देंगे ऊपर, तो ए सी अपॉन ए सी क्या हो जाएगा 1, ठीक है, लो जी हो गया प्रूफ। 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू, यहाँ 1 बन रहा है और ये वाला y नीचे ले जाओ इसके डिनोमिनेटर में, ठीक है जी। तो ये तो हो गया प्रूफ। प्रूफ वाले क्वेश्चन ज़्यादा बढ़िया रहते हैं, कोई कैलकुलेशन रहती नहीं है, बस लॉजिक लगाना है और आ जाता है आंसर, ठीक है। तो ये तो ऐसे होना था। अब दूसरा वाला देख लेते हैं, ये भी बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, साइड ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड respectively proportional to sides PQ, QR and median PM of triangle PQR, show that triangle ABC is similar to triangle PQR। चलो, तो ये एक ट्रायंगल हो जाएगा और ये एक ट्रायंगल हो जाएगा। आधा घंटा हो गया, अब एक सेक्शन भी नहीं हुआ है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं ना, कैलकुलेशन भी कर रहा हूँ बेटा तो टाइम लग रहा है मुझे, है ना, और सारे और वाले पार्ट्स भी हम लोग कवर करते चल रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा, बाकी आप लगा लेना, लॉजिक मैं आपको समझा दूंगा कैसे करना है, ठीक है। अब ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी, अच्छा ये यहाँ पे इसकी मीडियन हो जाएगी ए डी और प्रोपोर्शनल हो जाएगा पी की क्यू आर एंड मीडियम पी एम के। अच्छा यहाँ पर ये पी एम है, ये इस ट्रायंगल की मीडियन है, ठीक है। तो उन्होंने बोला है ये प्रोपोर्शनल है, ठीक है। प्रोपोर्शनल का मतलब समझ लो क्या है, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर के, बी सी अपॉन क्यू आर के, प्रोपोर्शनल है ए डी अपॉन पी एम के। प्रूफ करके दिखाओ ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे, ठीक है। तो देखो इसको प्रूफ करने का सिंपल सा तरीका, ए डी मीडियन है, पी एम भी मीडियन है, ठीक है। तो मतलब अगर ए डी मीडियन है बी सी के ऊपर, तो बी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी में। अब ट्रायंगल पी क्यू आर में क्यू एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ क्यू आर, यही होगी ना। अब इन दोनों को डिवाइड कर लो जरा, ये बी डी और क्यू एम को, तो जब आप बी डी डिवाइडेड बाई क्यू एम करोगे आपको मिलेगा हाफ ऑफ बी सी डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ क्यू आर, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये चीज हमने प्रूफ कर दी है। अच्छा, इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। अब ये वाली वैल्यू आप लगा दो इधर जो हमको गिवन है, ठीक है। गिवन क्या है, उस गिवन में हमें बस सब्स्टिट्यूट करना है। गिवन ये था ना, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। अब बी सी अपॉन क्यू आर की जगह क्या लगाऊंगा मैं बेटा, बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ये चीज मिल गई। इसका मिलने का मतलब समझते हो आप, देखो जरा ट्रायंगल देखो, दोनों ट्रायंगल ए बी डी देखो और ट्रायंगल पी क्यू एम देखो। ए बी अपॉन पी क्यू बराबर हो गया बी डी अपॉन क्यू एम बराबर हो गया ए डी अपॉन पी एम, मतलब तीनों ही साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई। तो मतलब ये दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर हो चुके हैं। ए बी डी ट्रायंगल सिमिलर है पी क्यू एम के, एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से, ए बी डी और पी क्यू एम। ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम बाय एस 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 क्राइटेरियन, ठीक है जी। ये तो हो गए सिमिलर। अब अगर ये सिमिलर हो गए तो एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा। सिमिलर ट्रायंगल के एंगल्स भी तो आपस में इक्वल होंगे, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा। और ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर तो दिया ही है,
क्वेश्चन में गिवन था ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है, बी सी अपॉन क्यू आर गिवन था, ठीक है। अब जो दो ट्रायंगल हमें प्रूफ करने हैं बड़े वाले सिमिलर, वो सिमिलर प्रूफ हो चुके हैं, दो साइड्स प्रोपोर्शनल हो चुकी हैं, एक एंगल बराबर हो चुका है बड़े वाले ट्रायंगल में। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे, मतलब ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के बाई SAS क्राइटेरियन, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट चलते हैं, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है ये, चलो इसको भी निपटा देते हैं। चलो ये तो इजी सा है। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, ठीक है जी, एक बर्तन है इन्वर्टेड कोन की शेप में है, कुछ ऐसे करके, ठीक है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है जी, इसकी जो ये हाइट है ये 8 सेंटीमीटर है। एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, मतलब ये जो इसकी रेडियस हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, ये कितनी है बेटा, 5 सेंटीमीटर है। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, मतलब एकदम ऊपर तक भरा हुआ है ये। व्हेन लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज अ स्पेयर, लेड शॉट्स इसके अंदर डाले गए हैं स्पेरिकल शेप के, जिनकी रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है, आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, जिसकी वजह से 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। ये पानी से भरा हुआ बर्तन था कोनिकल शेप का, इन्वर्टेड कोन शेप का, जिसके अंदर लेड शॉट्स डाले गए। हमें नहीं पता कितने लेड शॉट्स डाले हैं, लेकिन डाले गए। अब हुआ क्या, इसकी वजह से कोन का जो वाटर था वो 1/4 बाहर आ गया। अब एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये याद रखना कि कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट उतना ही पानी डिस्प्लेस करती है जितना उसका वॉल्यूम होता है। तो मतलब जितने लेड शॉट्स डाले गए हैं उनका टोटल वॉल्यूम इक्वल है 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वाटर विच इज डिस्प्लेस्ड, जो कि बाहर निकल गया है, ठीक है। मतलब जो बाहर निकल गया है वो 1/4 है टोटल वाटर का। समझ में आई बात? चलो अब यही कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मान के चल लो कि n नंबर ऑफ लेड शॉट्स थे, एक का वॉल्यूम, क्योंकि स्पेयर है लेड शॉट की शेप, तो 4/3 पाई आर क्यूब, n है तो n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, इतना वॉल्यूम हो जाएगा लेड शॉट्स का, टोटल लेड शॉट्स का। ये किसके बराबर होगा, जितना पानी इन्होंने बाहर निकाला, और जो पानी बाहर निकला वो क्या है, 1/4 है टोटल वॉल्यूम के, और जो टोटल वॉल्यूम है वो क्या है, कोन का वॉल्यूम है। तो 1/4 इंटू टोटल वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है जी। अब जो काटा पीटी हो रही है वो कर लो, 3 से 3, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 4 इंटू एन। लेड शॉट की रेडियस दी है 0.5 सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट का ध्यान रखना, सब कुछ सेंटीमीटर में ही चलना चाहिए। कोन की रेडियस 5 है तो 5 का स्क्वायर, हाइट कितनी है 8, ठीक है जी। अब आप इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से n की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 5 इंटू 8 अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 0.5 इंटू 5 इंटू 0.5 था, तो मैंने पॉइंट हटा के ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 2 5 से 2 5 काट दो, 5 1 जा 5 200, 4 1 जा 4 2 जा 2 1 जा 2 2 जा और 2 1 जा 200 जा, तो कितने आ गए 100। तो नंबर ऑफ लेड शॉट्स कितने थे, 100 लेड शॉट्स थे, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। तो आई होप आपका ये सेक्शन तो कंप्लीट हो गया ना, सेक्शन डी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब फटाफट सेक्शन कौन सा करें, हर बच्चों को केस स्टडी वाला सेक्शन बहुत खतरनाक लगता है, चलो केस स्टडी वाला कर लेते हैं।
सेक्शन ई कर लेते हैं ना, फिर सेक्शन सी कर लेंगे फटाफट, करने तो सारे ही हैं। अब मैं ये आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बताता हूँ, है ना, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बेटा। ये इधर आ जाओ आप, ठीक है। देखो क्या है इसके अंदर। A garden designer is planning a rectangular lawn that is to be surrounded by a uniform walkway. अच्छा, ठीक है। एक लॉन है, रेक्टेंगुलर लॉन है, जिसके चारों तरफ ना वॉकअवे मतलब एक तरीके से पेडेस्ट्रियन पाथ बनाया हुआ है, चलने का रास्ता बनाया हुआ है, जिसकी जो विड्थ है वो x है हर तरफ से, ठीक है। एक तरीके से मतलब फ्रेम जैसा है, उसके ऊपर एक फ्रेम लगा दिया है x विड्थ की डिस्टेंस पे चारों तरफ से, ठीक है। और डायमेंशन दी हैं लॉन की 12 इंटू 10, ठीक है। रेक्टेंगुलर है तो 12/10 उन्होंने डायमेंशन दे दी हैं। फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द टोटल एरिया ऑफ द लॉन एंड द वॉकअवे टेकिंग विड्थ ऑफ वॉकअवे इज इक्वल टू x मीटर। तो ठीक है, चलो ये जल्दी सॉल्व करते हैं इसको। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो क्या बन रही है, देखो टोटल एरिया का मतलब है कि आउटर फ्रेम के साथ बताओ डायमेंशन क्या होगी। अब ज़रा ये देखो, ये आपका यहाँ 12 है और ये आपका 10 है ना, हाँ ये 10 है। तो ये आउटर साइड पे ये इस तरह से वॉकअवे बनाया हुआ है इसके चारों तरफ लॉन के, ये भी x है और ये भी x है। तो टोटल एरिया लॉन का क्या हो जाएगा, इसकी टोटल डायमेंशन कितनी हो जाएगी 12 प्लस 2x, क्योंकि x यहाँ से ऐड हुआ, x यहाँ से ऐड हो गया, और इसकी कितनी हो जाएगी 10 प्लस 2x, क्यों x यहाँ से ऐड हो गई, x यहाँ से ऐड हो गई। तो टोटल एरिया के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, टोटल एरिया आपका हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 2x इंटू विड्थ इज 10 प्लस 2x। अब ये टोटल एरिया दिया किसके इक्वल है, ये भी गिवन है क्वेश्चन में, ये दिया है आपके 360 स्क्वायर मीटर्स के, 360 स्क्वायर मीटर्स के इक्वल ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द विड्थ ऑफ द वॉकअवे। अच्छा, इसको सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये बन जाएगा आपका 120 प्लस 24x प्लस 20x प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 360, ठीक है जी। ये बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 44x इज इक्वल टू 120 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, ये बन जाएगा 240, ठीक है जी। यहाँ से 4 आप ले लो कॉमन, 11x माइनस 4 6 24 4 0 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक बनी होगी, ठीक है। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे क्या बन जाएगा, ये प्लस 240 361 19, तो इसमें आपकी x की दो वैल्यू आएंगी, नेगेटिव वाली लेना मत, डायमेंशन नेगेटिव में नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा -11 प्लस 19 अपॉन 2, तो 19 माइनस 11 इज 8, 8 अपॉन 2 इज 4, ठीक है। तो x की डायमेंशन तो 4 आ गई, x की डायमेंशन क्या आ जाएगी 4 मीटर। तो ये तो हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्या पूछा है आपसे, सेकेंड पार्ट भी कर लेते हैं। इफ द कॉस्ट ऑफ पेविंग द वॉकअवे एट द रेट ऑफ 50 रुपीज पर स्क्वायर मीटर इज 12,000, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द वॉकअवे। तो एरिया तो वैसे भी निकाल सकते हो, टोटल एरिया में से अंदर लॉन का एरिया माइनस कर दो, कॉस्ट की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें, समझे बात को क्या कह रहा हूँ। टोटल लॉन के एरिया में से ये जो बड़ा वाला आउटर है, मतलब टोटल जो एरिया है इसमें से ये वाला रेक्टेंगुलर एरिया माइनस कर दो,
ठीक है ना। तो ये वॉक अवे का एरिया तो आपको वैसे भी मिल जाएगा। ये टोटल एरिया कितना था, ये था ना आपका कुछ 12 + 2x इसकी डायमेंशन थी, ये वाली 10 + 2x थी, और ये अंदर वाली डायमेंशन आपकी 12 है और ये वाली आपकी 10 है। तो वॉक अवे का एरिया कितना हो जाएगा, या मैं कहूँ रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 4 आई है, तो 2 × 4 इज़ 8, 12 + 8 इज़ 20, तो 20 इंटू, और एक सेकेंड, टोटल एरिया तो गिव ही नहीं है ना, निकालने की भी क्या ज़रूरत है, टोटल एरिया तो आपको गिव ही नहीं है। 360 दे रखा है ना टोटल एरिया, ये देखो दिया हुआ है, वॉक अवे लॉन का मिला के 360 है टोटल एरिया। तो 360 में से आप ये वाला काम करना, 360 में से माइनस कर देना 12 × 10, 12 × 10 इज़ व्हाट 120, और 360 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा 240 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इन्होंने क्या दिया हुआ है, इन्होंने कॉस्ट के हिसाब से दिया हुआ है कि 50 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है और रेट है उसका, और कॉस्ट है टोटल 12,000, तो बताओ एरिया कितना होगा। ठीक है, तो ऐसे भी निकाल सकते हो आप, निकालना चाहो तो इनके तरीके से भी निकाल सकते हो। इन्होंने आपको दे दिया 50 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, मतलब पर मीटर स्क्वायर इनटू एरिया करते हैं तो 12,000 की कॉस्ट बैठती है, तो बताओ एरिया कितना होगा। तो ऐसे भी निकाल लो आप लोग, 50 को डिवाइड करो 0 से 0, 5 × 1 = 5, 2 = 10, 20, 5 × 4 = 0, देखो यहाँ से भी 240 आ गया। बात वही है, दोनों तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ से भी वॉक अवे का एरिया कितना आ गया 240 मीटर स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट है जी, इफ़ द कॉस्ट, अच्छा ये तो हमने कर लिया, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द लॉन। लॉन का पैरामीटर आपको निकालना है, क्या करोगे 12 + 2x 10 + 2x दोनों को ऐड कर दो, टोटल एरिया ऑफ द लॉन एंड द वॉक अवे। एक सेकेंड, लॉन तो आपको अंदर वाला दिया हुआ है ना, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द लॉन, अच्छा लॉन का पैरामीटर बोला है। A garden design planning a rectangular lawn that is to be surrounded by a uniform walkway. Okay, the total area of the lawn and the walkway is 360. लॉन का और वॉकअवे का मिलाकर आपको दिया है ना। ठीक है, तो फाइंड द पैरामीटर ऑफ द लॉन, लॉन इसमें अंदर वाला पार्ट है बस, यही 12 और 10 वाला। ठीक है, पूरा नहीं पूछ रहा है वो वॉकअवे के साथ, केवल लॉन का पैरामीटर पूछ रहा है, ये अंदर वाले का पूछ रहा है केवल बस ये, तो इसका तो 2l + b करके निकाल ही दोगे। तो 12 + 10 कितना हो जाएगा 22, 22 × 2 इज़ व्हाट 44 मीटर। लॉन का ही पूछ रहा है ना ये। केवल लॉन का पूछ रहा है, तो अंदर वाले का ही पैरामीटर हमें इसमें बताना है। चलो ये वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या आ गया, डाउनलोड्स, ठीक है इस पे आ जाओ अब जरा। A lighthouse stand tall on a cliff by the sea, watching over ships that pass by. One day a ship is seen approaching the shore from the top, this and this। ठीक है, देखो एक जहाज है पानी में चल रहा है लाइट हाउस की तरफ, लाइट हाउस से उस जहाज को देखा गया दो अलग अलग पोजीशन पर, वो जहाज उस लाइट हाउस की तरफ जा रहा था। ठीक है, तो उसके एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे थे, कहाँ से, लाइट हाउस की टॉप से बन रहे थे। ठीक है, और वो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको 30 और 45 डिग्री दिए हुए हैं। तो अब मैं आपको इसका जल्दी से कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ठीक है, ये आई होप आप लोगों ने कर ही लिया होगा। सबसे अच्छी बात ये है कि इस क्वेश्चन में उन्होंने खुद ही आपको फिगर गिवन दी है, कन्फ्यूज़न तब ज़्यादा होता है जब फिगर ही ना हो। ठीक है, तो मान लो ये आपका लाइट हाउस है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है।
तो एक पॉइंट यहाँ से देखा गया उस जहाज को, ठीक है, यहाँ पर सपोज शिप है आपका, पॉइंट पी हो जाएगा, और फिर आपका यहाँ पर देखा गया ये पॉइंट क्यू हो जाएगा, और यहाँ से देखा गया तो ये एंगल, अच्छा ये आपको डिप्रेशन का दिया हुआ है ना एंगल, ठीक है, चलो एंगल ऑफ डिप्रेशन से ही समझाते हैं आपको। ये पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट पी है, ठीक है। और क्या गिवन है क्वेश्चन में? हाइट हाउस का हाइट दिया हुआ है 50 मीटर है, ठीक है, ये 30 दिया है, ये पूरा 45 दिया है। देखो ये 30 दिया है और ये पूरा 45 दिया है, अगर ये वाला 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल्स, और ये वाला 45 हो जाएगा, और ये हाइट आपको 50 दी हुई है। बस सिंपल क्वेश्चन है। पूछा क्या है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द बेस ऑफ द लाइट हाउस व्हेन इट इज एट पॉइंट क्यू। अच्छा क्यू पर शिप है तो बताओ डिस्टेंस कितना होगा शिप का इसके बेस से, मतलब ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है। सपोज ये एक्स है, ठीक है, तो अगर ये एक्स है तो यहाँ पे लगा सकते हो ना, ये 90 डिग्री है, tan थीटा लगा दो, तो tan 45 लगाओगे तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, वो तो 50 है ही अपॉन बेस, तो tan 45 1 होता है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 50। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया। नेक्स्ट, फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल पी बी ए एंड क्यू बी ए। पी बी ए एंड क्यू बी ए कौन कौन से एंगल हैं? पी बी ए मतलब ये पूरा एंगल बताना है, और क्यू बी ए और सिर्फ इतना एंगल बताना है। तो क्यू बी ए तो निकाल ही लोगे, अगर ये 45 है ये 90 है तो 180 माइनस 45 माइनस 90। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं यार। 180 माइनस 90 माइनस 45 कितना हो जाएगा? ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है, ये एंगल 45 हो जाएगा। अब एंगल पी बी ए बताओ, पी बी ए कितना होगा? देखो ये टोटल 45 दिया है और ये 30 है, तो ये बचा हुआ कितना हो गया 15। अगर ये 15 है ये 45 है तो पी बी ए टोटल एंगल कितना हो गया 60। 15 प्लस 45 इज इक्वल टू 60, ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी हो गया। नेक्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप बिटवीन पॉइंट्स पी एंड क्यू। ये है क्वेश्चन, पी और क्यू के बीच में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। सपोज वाई किया, ठीक है, एक्स तो हम निकाल ही चुके हैं 50 है, तो करना क्या है देखो, tan 30 लगाओ इस वाले पूरे ट्रायंगल में, पी बी ए में, पी बी ए ट्रायंगल में tan 30 जब हम लगाएंगे तो क्या मिलेगा परपेंडिकुलर जो कि 50 है, अपॉन बेस, बेस क्या है x प्लस वाई है ना, ये पूरा बेस है इस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए। तो tan 30 कितना होता है 1/√3, 50 और x की वैल्यू क्या होती है 50 है ही जो हमने निकाली है अभी, प्लस वाई। हम यहाँ से क्या कर लोगे सिंपल y निकाल लोगे, और y ही हमारा डिस्टेंस है जो हमें चाहिए, तो ये जाएगा 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 50√3। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 50√3 माइनस 50, या फिर कह दूँ 50√3 माइनस 1, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की, पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक की। नेक्स्ट, और भी कुछ है इसमें। इफ द शिप कंटिन्यूस मूविंग टुवर्ड द शोर, चलो कुछ बच्चों ने नीचे वाला पार्ट भी किया होगा। इफ द शिप कंटिन्यूस मूविंग टुवर्ड्स द शोर एंड टेक्स 10 मिनट्स टू ट्रेवल फ्रॉम क्यू टू ए। अच्छा 10 मिनट ले रहा है क्यू से ए तरफ बढ़ने के लिए। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द शिप इन किलोमीटर पर आवर, याद रखना किलोमीटर पर आवर में बोला है, और ये जो डिस्टेंसेज है हमारी सब मीटर में चल रही हैं। चलो क्यू से ए के बीच में क्या उसकी स्पीड होगी, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा दो। टाइम कितना लग रहा है उसे 10 मिनट लग रहे हैं, ठीक है जी। रामबाड़ फॉर्मूला, स्पीड कहाँ से कहाँ तक क्यू टू ए के बीच में, डिस्टेंस कितना कवर किया 50 मीटर, अपॉन टाइम कितना 4 मिनट, 10 मिनट लगे उसको, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये हो जाएगा 5। लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में नहीं है, ये स्पीड किस में आ गई मीटर पर मिनट में। अब मीटर पर मिनट से किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे,
मीटर को किलोमीटर में करने के लिए क्या करूँगा, 1000 से डिवाइड कर दूंगा, अब ये किलोमीटर में आ गया। पर मिनट, अभी नीचे मिनट में है, मिनट से आवर में करने के लिए क्या करते हैं, 60 से डिवाइड। तो जब 60 से डिवाइड करोगे तो 60 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो अब ये नाउ दिस यूनिट इज इन किलोमीटर पर आवर, ऐसे ही कन्वर्जन किया है तो सही है। तो ये हो जाएगा आपका 300 अपॉन 1000 और ये हो जाएगी 0.3 किलोमीटर पर आवर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अब एक और स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बचा है, जल्दी से वो और आपको बता देता हूँ। पता नहीं सेक्शन बी होगा भी कि नहीं, 1 घंटे की होने वाली है वीडियो, चलो कोई नहीं, सेक्शन सी सॉरी, लेकिन कर देंगे, चलो सेक्शन सी भी कर देंगे जल्दी से। नेक्स्ट है आपका ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन। ये क्या हो गया, ये है आपका द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द सीजनल रेनफॉल। ठीक है, ये डेटा दिया हुआ है आपको, बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, राइट द मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास कौन सी होती है, जिसकी फ्रिक्वेंसी की वैल्यू सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है, वो आपकी मॉडल क्लास होती है। तो पहले वाले पार्ट में देखो फ्रिक्वेंसी हाई है 7 की आ रही ना, तो 600 to 800 ये वाली आपकी मॉडल क्लास हो जाएगी। तो पहले वाले का क्या हो जाएगा, 600 to 700 ये आपकी मॉडल क्लास हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन देखो, फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। अब देखो मीडियन कैसे निकालोगे इसका, जस्ट बिकॉज ये एक ग्रुप डेटा है तो इसका मीडियन आप लोग निकालोगे कैसे, फॉर्मूले से निकालोगे, दैट इज इक्वल टू एल प्लस वॉट, n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ। ठीक है जी, अब ये एल क्या होता है, लोअर लिमिट होती है, किसकी लोअर लिमिट होती है, मीडियन क्लास की, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट होती है। और एन हमारा क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का समेशन, टोटल एन मतलब फ्रीक्वेंसी का सम, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है मॉडल मीडियन क्लास से पहले वाले प्रीवियस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसको आप लोग निकालोगे तो आपका आंसर आएगा ही आएगा। अब और ये एफ क्या होता है नीचे, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। तो इसमें थोड़ी सी मुशक्कत आपको ये करनी पड़ेगी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल बनानी पड़ेगी आपको, जैसे ये 3 4 7 4 3 3 फ्रीक्वेंसी की दी हुई है, तो उसकी बनाओगे आप 3, फिर 4 ऐड करके 7, फिर 14, फिर 18, फिर इस तरह से आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल बना लेना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैं पूरा कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ बेटा, बहुत लंबी वीडियो हो रही है, फटाफट कॉन्सेप्ट इसके डिस्कस करते हैं। ठीक है, बना के आपका मीडियन आ जाएगा इसका। सेकंड है फाइंड द मीन रेनफॉल इन द सीजन। मीन रेनफॉल में कुछ नहीं करना आपको जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है उससे पहले एक्स आई निकाल लेना। एक्स आई कैसे निकालोगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, मतलब जैसे ये 200 400 दिया है तो 200 प्लस 400 डिवाइडेड बाय 2 वो आपका एक्स आई होता चला जाएगा, ऐसे ऊपर से नीचे तक निकाल लेना। और ये आपको एफ आई पहले से दे रखा है तो एक्स आई एफ आई निकाल लेना अपॉन, देखो मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला। ठीक है, ये आपका मीन आ जाएगा इससे, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन एन, इससे आपका मीन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ अ सब डिवीजन हैविंग एटलीस्ट 800 mm रेनफॉल ड्यूरिंग मॉनसून, एटलीस्ट 800 mm होनी चाहिए, इज कंसिडर्ड अ गुड रेनफॉल सब डिवीजन, देन हाउ मेनी सब डिवीजन हैड गुड रेनफॉल। मतलब अगर 800 mm बारिश हो रही है तो वो अच्छी रेनफॉल मानी जाती है, या उससे ज़्यादा हो तो वो तो अच्छी है ही है। तो देखो 800 वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, 800 वाली में बस इसको ऐड मत करना 600 से 800 में, क्योंकि 600 से 800 की रेंज दी हुई है, ये 800 में कंसिडर नहीं होगी, एटलीस्ट 800 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा हो तो चलेगा। तो ये आपका 800 से 1000 वाली, यहाँ से ये यूनिट काउंट होगी। तो 4 + 3 4 + 3 + 3। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 और 3 7 और 3 10।
ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 10। 10 सब डिविजन्स 4 + 3 + 3। ठीक है, सही है ना, एटलीस्ट 800। हाँ ठीक है जी, तो ये आपके तीनों केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो गए हैं बेटा। अब फटाफट आते हैं सेक्शन सी की तरफ। फिर आप कहोगे सर सेक्शन सी तो आपने छोड़ ही दिया, तो जल्दी जल्दी सेक्शन सी पे आते हैं। सेक्शन नंबर सी पे ये आ गए। ए बी तो हमने कर ही लिया था। सी में देखो पहला क्वेश्चन, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए 3,4 एंड बी के 6 इज पी एक्स वाई एंड एक्स प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 का मैं ए वाला कर रहा हूं, ऊपर वाला। तो मिड पॉइंट दिया हुआ है, ये एक लाइन सेगमेंट है ए 3,4 बी के 6, इसका मिड पॉइंट है यहां पर कोई पी एक्स वाई। ठीक है, तो बोला है के की वैल्यू बताओ और एक इक्वेशन आपको गिवन है एक्स प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये आपको गिवन है। तो उस केस में बोल रहा है कि के की वैल्यू बताओ। तो देखो कुछ नहीं है, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये इसको 1:1 में डिवाइड करेगा, तो यहाँ से जो x की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 3 + k/2, और जो y की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 4 + 6/2। तो यहाँ से y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 10/2 इज 5। ठीक है, और एक इक्वेशन और दी है x + y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। भाई x + y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब y आ गया, y को इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा x + 5 माइनस 10 यानी -5 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। अब ये x की वैल्यू 5 इस वाली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो, सिंपल, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। /2 यहाँ से k की वैल्यू 7 आ जाएगी। ठीक है, तो जिसकी 7 आई है उसका आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है जी, तो इसको अच्छे से देख लो। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। इसका और वाला भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अच्छा जी, तो मान के चलो ये एक लाइन सेगमेंट है, ए पॉइंट है -2,2 और बी पॉइंट है 2,8। उन पॉइंट्स को निकालो जो कि इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो मान लो 1 2 3, ये कोई 3 पॉइंट है, तभी तो ये 4 भाग में डिवाइड करेंगे और ये चारों आपस में इक्वल हैं। ठीक है जी, ये चारों सेगमेंट्स आपस में इक्वल हैं, इस तरह से ये पॉइंट्स डिवाइड कर रहे हैं। सपोज ये कोई पॉइंट P हो गया, Q हो गया, ये R हो गया, और इस P के कोऑर्डिनेट सपोज x, y हैं। ठीक है, अब इसमें करना क्या है कि आपको ना पहले P के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। अगर P डिवाइड करेगा तो इतना पोर्शन, ध्यान से देखना, AP, इस AP को देखो और इस पूरी PR को देखो, ये इसको 1:3 में ही तो डिवाइड करेगा, क्योंकि अगर चारों इक्वल हैं तो इसका रेशियो 1:3 तो हो जाएगा। फॉर पॉइंट P के लिए अगर P डिवाइड कर रहा है A और B को तो 1:3 में करेगा। तो आपके पास रेशियो है, क्या करना है, सिंपल, x का कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हो, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, 1 + 3 4। तो ये क्या हो जाएगा 3 2 = 6, 6 - 2 - 4 -1। x का कोऑर्डिनेट आ गया -1। y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा m1 y2 8 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n 4। तो 8 और कितना बनेगा, ये आपका बन जाएगा, गलती कर दी क्या कुछ, m y2 इज 8 प्लस n y1 इज 2। 6 8 और 6 कितना हुआ 14/4। ये कोऑर्डिनेट सही लिखे हैं ना हमने, -2, 2 2, 8 1 2 3 1:2
3, ठीक है। 1:3 में हमने डिवाइड कर दिया, हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। mx2 प्लस nx1 -6 प्लस 2 -4 अपॉन 4 इज -1, ठीक है। अपॉन m y2, y2 यहाँ पर हो जाएगा 8 प्लस n, n क्या है 3 y1, 3 इंटू 2, ठीक है। 8 3 2 जा 6 अपॉन 4, ये हो जाएगा 8 और 6 इज 14 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 2, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा आपका -1 और 7 अपॉन 2। अब जब आप देखो इसमें कॉन्सेप्ट सीख लो बस। अब जब आप नेक्स्ट क्यू के लिए जाओगे ना, तो क्यू कैसे डिवाइड करेगा 2:2 में, क्योंकि 2 इक्वल पार्ट इधर हैं और 2 इक्वल पार्ट इधर हैं। आर के लिए जाओगे तो कैसे डिवाइड करेगा 3:1 में, क्योंकि 3 इक्वल पार्ट इधर हैं और 1 इक्वल पार्ट इधर है। तो तीनों पी क्यू आर के आप कोऑर्डिनेट्स इस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का लॉजिक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इसको हटाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा बेटा, इधर आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन और रह गए, चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन थ्योरेटिकल है। प्रूव दैट 5√3 प्लस 2/3 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। सबने कर दिया होगा ये क्वेश्चन। 5√3 प्लस 2/3, देखो कुछ भी नहीं है, 3-4 स्टेप का क्वेश्चन है ये। 5√3 प्लस 2/3 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करते हैं, पहला काम है इसको हम रेशनल मान के चलेंगे, ठीक है। ये हम कॉन्ट्रडिक्शन लेके चलेंगे कि ये रेशनल नंबर है, फिर हम अपनी स्टेटमेंट को गलत प्रूफ करते हैं कि ये अरे ये तो रेशनल है ही नहीं, ये तो फिर ये इरेशनल हो गया। तो पहले रेशनल लेके चलेंगे तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a/b की फॉर्म में इसको राइट कर सकते हैं अगर ये एक रेशनल नंबर है। उसके बाद क्या करोगे आप, यहाँ से आप क्या करना ना, इसको लिखना 5√3 इज इक्वल टू a/b माइनस 2/3। करना क्या, कर तो आप आए हो, है ना, ये तो हम डिस्कस कर रहे हैं बस, ठीक है। तो आपने करा होगा ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा a/5b माइनस 2/15। अब देखो √3 गिवन भी तो है, इरेशनल नंबर है, तो √3 इरेशनल नंबर है, तो ये रेशनल कैसे हो सकता है। अगर ये इरेशनल है तो ये भी तो इरेशनल होना जरूरी है। रेशनल कांट बी इक्वल टू इरेशनल, सो दैट्स वाई this term is also irrational number, so our contradiction is wrong. That's why we can say that 5√3 plus 2/3 is an irrational number, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट पर पहुंचते हैं। क्या है, प्रूव दैट, अच्छा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, सबने कर दिया होगा। चलो एक बार फटाफट कर लेते हैं इसको। रूट sec a माइनस ए अपॉन, ठीक है, क्या प्रूफ करना है, sec a -1, ठीक है, sec a -1 अपॉन sec a +1 प्लस sec a +1 अपॉन sec a -1 अपॉन sec a -1 इज इक्वल टू होगा 2 cosec a के इक्वल, 2 cosec a के इक्वल होगा, ठीक है। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो कुछ नहीं है, देखो डिनोमिनेटर एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो हम क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे, दोनों टर्म को रेशनलाइज कर देंगे सेपरेटली। तो जब sec a -1 नीचे है तो sec a -1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ये रूट के अंदर ही करना है, और sec a -1 से नीचे भी कर दो। तो ऊपर ऑलरेडी sec a -1 है, तो sec a -1 का होल स्क्वायर बन जाएगा ऊपर, और नीचे sec a +1 इंटू sec a -1, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर a -1 प्लस, यहाँ देखो sec a -1 है तो sec a +1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो sec a +1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे sec a +1 sec a -1 बन जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर a -1, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो ऊपर अंडर रूट भी है स्क्वायर भी है, तो रूट हट जाएगा स्क्वायर से, तो ऊपर क्या रह जाएगा, सिर्फ sec a -1। अब 1 + tan² a होता है sec² a,
तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होगा, टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो अंडर रूट नीचे रह जाएगा केवल टेन स्क्वायर ए प्लस यहाँ भी देखो सेक ए प्लस 1 अपॉन अंडर रूट टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट से स्क्वायर हट जाएगा, केवल टेन ए रह जाएगा प्लस सेक ए प्लस 1, अब यहाँ पर भी टेन ए रह जाएगा। अब टेन ए नीचे पूरा एलसीएम ले लेना, ऊपर क्या बचेगा, सेक ए माइनस 1 प्लस सेक ए प्लस 1। ठीक है बेटा, क्या मिलेगा यहाँ से, 1 से 1 कैंसिल, 2 सेक ए अपॉन टेन ए। अभी प्रूफ थोड़ी हुआ है, हमें तो 2 कॉसेक ए लाना है ना। अब सेक ए को लिखो 1 अपॉन कॉस ए और टेन ए को लिखो साइन ए अपॉन कॉस ए। इसका कॉस ए ऊपर चला जाएगा। अब कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, क्या बचा, 2 अपॉन साइन ए, 2 अपॉन साइन ए, और 1 अपॉन साइन ए को क्या लिख सकते हैं, 2 कॉसेक ए। यही हमें लाना था। ठीक है, प्रूफ। नेक्स्ट इसी का दूसरा पार्ट है, चलो ये भी कर देते हैं। 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। ठीक है, वरना वो बच्चे बुरा मान जाएंगे, अरे सर आपने वो पार्ट तो किया ही नहीं जो हम लोग करके आए हैं। ठीक है बेटा, हर कोई सेम पार्ट नहीं अटेम्प्ट करता है, तो मुझे तो दोनों ही लेकर चल रहे हैं। ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। हमें प्रूफ करके लाना है। ठीक है जी, 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इधर देखो, इधर वाले में कॉस ए को एलसीएम लो, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू, यहाँ पर देखो इधर साइन ए एलसीएम ले लो, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ से जो कॉमन फैक्टर है उसको कट कर दो, एक साइन ए से एक साइन की डिग्री हट गई, एक कॉस ए से एक कॉस की डिग्री हट गई, क्या बना ये, साइन ए कॉस ए। अरे हमें तो 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए लाना था, ये तो आया ही नहीं। ये इसलिए नहीं आया क्योंकि इसमें आपको आरएचएस भी सॉल्व करके देखनी है। ठीक है, जिसमें डायरेक्टली आरएचएस ना आए, सिंप्लीफाइड करने के बाद भी वहाँ आरएचएस को भी सॉल्व कर देना थोड़ा सा ज़रा। ये हो जाएगा 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, ये आरएचएस है, इसको थोड़ा मॉडिफाइड करो ज़रा। इसे लिखो टेन ए को साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉट ए को लिखो कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, अब नीचे इधर साइन ए कॉस ए को एलसीएम ले लो, ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब इसको ऊपर ले जाओ न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन रूल के साथ, तो क्या बनेगा, ये साइन ए इंटू कॉस ए, और नीचे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, जिसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, यही हमारा एलएचएस था, साइन ए कॉस ए, जो हम यहाँ पर लेकर आए हैं ये। ठीक है, तो ये भी प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a chord of a circle of radius 10 cm subtend a right angle at the center of the circle, find the area of the corresponding minor segment। ठीक है जी, एक सर्कल की कॉर्ड है जिसका सर्कल का रेडियस 10 सेंटीमीटर है, सर्कल की कॉर्ड सर्कल के सेंटर पर 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है, तो बताओ उसके करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होगा। पाई को 3.114 लेते हुए सॉल्व करना है। देखो ये एक सर्कल है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सब नहीं करा होगा ये। यहाँ पर सेंटर है, सपोज 0 ओ ले लेते हैं, तो यहाँ से, और ये कॉर्ड है, ठीक है, ए बी, तो ये सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, मतलब ये 90 है। तो बोल रहे हैं कि इसकी करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया बताओ, मतलब ये वाली माइनर सेगमेंट, माइनर ये होती है ना, मेजर बड़ी वाली, माइनर छोटी वाली, इस सेगमेंट का एरिया बोल रहे हैं निकालने के लिए। और सर्कल की रेडियस कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर दी है। कितनी दी है, 10, मतलब ये भी 10 है और ये भी 10 है। तो कैसे निकालोगे,
देखो अगर मैं बोलूँ कि इसको मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ P, तो मैं अगर मुझे रिक्वायर्ड एरिया सेगमेंट का चाहिए तो कैसे निकाल सकता हूँ? अगर मैं सेक्टर ओ ए पी बी में से माइनस कर दूं ट्रायंगल का एरिया ए ओ बी का, तो मैं कह सकता हूं कि मेरे को माइनर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। फिगर में देखना, इस पूरे में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया ये वाला, तो ये नीचे वाला सेगमेंट का एरिया मिल गया ना। ठीक है, तो चलो सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हमको पता है, थीटा बाई 360, और थीटा यहाँ कितना है? 90 है। सो 90 बाई 360 पाई आर स्क्वायर, 10 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो ये 90 डिग्री दे रखा है, तो एक बेस हो जाएगा, एक हाइट हो जाएगा। तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट, 10 का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आया था एकदम। अब 10 का स्क्वायर पूरे में से कॉमन ले लो, ये बचेगा 90, 0 9 1 जा 4 जा, ये बच जाएगा पाई अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है जी, तो कुछ कुछ ऐसा बना होगा बच्चों का, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा पाई माइनस 2, ये 100 है तो 4 1 जा 4 2 जा 8, 4 5 जा 25। ठीक है, मैं पूरा सॉल्व इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बोला है कि मैं आपको सॉल्यूशन भी दूंगा, एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। ठीक है, तो आप आंसर एटलीस्ट मैच कर सकते हो अपने। तो ये हो जाएगा आपका 28.5 सेंटीमीटर ही है ना ये। 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। 3 अनबाइस्ड कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, तो जब भी 3 कॉइन को एक साथ उछाला जाए तो क्या होता है? 8 केसेस बनते हैं। कौन कौन से? तीनों हेड आ जाएं, या फिर पहला हेड आ जाए, दूसरा भी हेड, तीसरा टेल आ जाए, या फिर पहला हेड, दूसरा टेल, तीसरा हेड आ जाए, या फिर तीनों ही टेल आ जाएं। 3 बार उछाला ना, मतलब साइमल्टेनियसली 3 कॉइन उछालें, तो ये सब हो सकता है। और क्या हो सकता है? पहले 2 टेल आ जाएं, तीसरा हेड आ जाए, या फिर पहला टेल आ जाए, दूसरा हेड आ जाए, फिर टेल आ जाए। ठीक है जी, और कौन सा रह गया? तीनों हेड, तीनों टेल, 2 हेड, तीसरा टेल। ठीक है, हाँ, पहला टेल आ जाए, बाकी के दोनों हेड आ जाएं। अभी भी एक रह रहा है, दोनों हेड टेल हो गया, एक हेड एक टेल एक हेड हो गया, पहला टेल दोनों हेड हो गए। ठीक है, तीनों टेल हो गए, 2 टेल एक हेड हो गया, पहला टेल दूसरा हेड। एक ये रह रहा है कि पहला हेड आ जाए और बाकी के दोनों टेल आ जाए। ठीक है, तो ये 8 केसेस बनते हैं हमारे। अब क्या बोल रहा है? एग्जैक्टली 2 टेल्स की प्रोबेबिलिटी बताओ। एग्जैक्टली 2 टेल, तो भैया 2 टेल कहाँ कहाँ आए हैं? एग्जैक्टली 2 टेल, ना कोई ज़्यादा ना कोई कम। तो 2 टेल कहाँ कहाँ पर आए हैं? एक केस ये रहा, एक केस ये रहा, एक केस ये रहा। ठीक है जी, तो पहले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? यही है ना। ठीक है, तो 3/8 पहले का आंसर। दूसरे का एटलीस्ट 1 हेड, एक हेड तो आए हाय, उससे ज़्यादा आए तो चलेगा। इसका मतलब एक हेड तो सबके अंदर ही है एक्सेप्ट ट्रिपल टेल को छोड़ के, तो मतलब 7/8 इसका आंसर है। केवल एक ट्रिपल टेल वाला केस छोड़ना है, क्योंकि उन्होंने बोला है एटलीस्ट 1 हेड, एक हेड तो आए, इससे ज़्यादा आए तो चलेंगे। तो सब में एक एक हेड तो आया ही है, एक केस को छोड़ के बस। ठीक है, नेक्स्ट, एटमोस्ट 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड आए, इससे ऊपर नहीं चलेगा। पहला एक हेड आए तो चलेगा, 2 हेड आए तो चलेगा, लेकिन इसके ऊपर नहीं चलेगा। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, एक भी हेड ना आए तो वो केस भी नहीं चलेगा। उन्होंने बोला है ना एटमोस्ट 2 हेड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
एट मोस्ट 2 हेड्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड्स आए, मतलब हेड आने ज़रूरी हैं, तो ये ट्रिपल टेल वाला भी केस कटेगा। आई थिंक ये भी नहीं लिया जाएगा, आई बिलीव। ठीक है, तो एक केस, 2, 3, 4, 5 और 6, ट्रिपल हेड भी नहीं लेंगे, ट्रिपल टेल भी नहीं लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 6/8 यानी कि 3/4, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इधर आ जाओ। इन द गिवन फिगर पी सी इज अ टेंजेंट टू द सर्किल एट सी, ए ओ बी इज द डायमीटर when which when extended meets the tangent at P, find angle CBA। CBA एंगल निकालना है, ठीक है, एंड एंगल BCO, BCO एंगल भी निकालना है, CBA एंड BCO। अच्छा, पहली चीज़ तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, क्यों? OC और OB दोनों रेडियस हैं, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो CBA और BCO दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। ठीक है जी, अब निकलेंगे कैसे, देखो बहुत आसान है। देखो थोड़ी सी इसकी फिगर ही बना लेते हैं ना, क्लियर हो जाएगा। ये आपको ऐसे सर्किल दिया हुआ है और यहाँ से एक टेंजेंट ऐसे बनाई है और ये इन्होंने ऐसे जोड़ दिया है। अब इसको सेंटर ले लेना, ये मत कहना सर ये तो नीचे लिया है, सेंटर तो नहीं होगा। ठीक है, मान के चल लो, और ये आपका यहाँ से ज्वाइन है एंड दिस वन इज ज्वाइन फ्रॉम हेयर। दिस इज पॉइंट B, सॉरी A, दिस इज B, दिस इज P, C। ठीक है, ये वाला सेंटर है। क्या बोला है? एंगल 110 आपको गिवन है, एंगल 110 कौन सा है? PCA। अच्छा PCA, PCA ओके, ये यहाँ से ज्वाइन है, तो ये जो एंगल है ना PCA, ये पूरा एंगल आपको गिवन है, एंगल PCA, PCA। ठीक है, एंगल PCA आपको 110 गिवन है बेटा। ठीक है, ये एंगल 110 है, तो सीधी सी बात है, देखो OC एक रेडियस है, ये रेडियस है इस वाली टेंजेंट पर PC पर, तो ये एंगल तो 90 हो जाएगा ना, और ये पूरा 110 है, तो ये इतना कितना हो गया? 90 माइनस 110 माइनस 90 इज 30, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 30। अब OC और OA क्या हैं? रेडियस हैं, ये 30 तो ये भी 30, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। ठीक है जी, अब ये वाला आपको 30 मिल गया, तो इन ट्रायंगल OCA में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, 180 में से माइनस कर दो तो आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा, ये COA। एंगल COA कितना हो जाएगा? 180 माइनस 30 यानी कि 1110। ठीक है, अब ये 1110 है, तो ये बचा हुआ कितना हो गया? ये वाला एंगल, क्योंकि ए बी एक डायमीटर है, स्ट्रेट लाइन है, तो 180 में से माइनस कर दो 1110 को, तो ये मिल जाएगा आपको 70, है ना? 70 बचा ना? हाँ ठीक है, तो एंगल BOC हो जाएगा बेटा 70। अगर ये 70 हो गया और इस वाले ट्रायंगल में लगा दो एंगल सम प्रॉपर्टी, अब CBO में, ट्रायंगल CBO में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, और एंगल CBA और एंगल BCO आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स हैं। तो अगर हम उसको x ले लें तो 2x + 70 इज इक्वल टू 180, तो 2x इज इक्वल टू 110, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 55, तो ये दोनों ही एंगल 55 डिग्री के होंगे, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हुआ आपका, इसी के दौरान आपका पूरा पेपर का सॉल्यूशन हुआ कंप्लीट। सेक्शन A भी मैं ऑलरेडी बता चुका था, आपने नहीं देखी हो वीडियो तो वो भी देख लेना, और CDE आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। ठीक है, आई होप आपके सारे क्वेश्चन सही हुए हों। ठीक है, और जिनके नहीं हुए हैं सही, कोई बात नहीं, डिमोटिवेट नहीं होना है, अगले पेपर के लिए मेहनत करो, बस इससे ये ध्यान लगा लो कि हाँ मेरे इतने स्कोर बन रहा है। ठीक है, और वो बच्चे जो चाहते हैं सर हमारे सेट सॉल्व नहीं हुए हैं, आप मुझे अपने सेट भेज सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो सर प्लीज़ हमारा सेट भी आप सॉल्व कर दीजिए, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, सो दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड, ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, राइट? थैंक यू।